गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में विलयन अध्याय का सबसे अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, वन हाफ गुणांक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वन हाफ गुणांक क्या होता है, सबसे पहले आप यह जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम मानिए कि कोई पदार्थ ऐसे लें जिसको हम विलेय करें। जैसे विलायक है, विलेय पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम विलेय करते हैं तो उनकी आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि ग्लूकोज आप देखते होंगे, विलेय करते हैं तो ग्लूकोज के रूप में रहेगा। यूरिया यदि आप लेते हैं, विलेय करते हैं तो यूरिया के रूप में होगा। इसके अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि हम विलेय करते हैं तो उनके अणु क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम NaCl लें, इसको हम यदि विलेय करें तो यह देखेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब इसका एक अणु है। अब वियोजित हो रहा है या दो आयनों में। कितने आयनों में वियोजित हो रहा है? दो आयनों में वियोजित हो रहा है। ऐसे ही हम मान लीजिए कि अन्य कोई भी आयनिक यौगिक ले लें, आयनिक यौगिक ले लें या वैद्युत अपघट्य पदार्थ ले लें। ऐसा पदार्थ ले लें, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जलीय विलयन में अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी को वियोजन कहते हैं। उसके अलावा एक क्या होता है, संगुणन भी होता है। मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, मतलब विलायक है, विलेय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि हम विलेय लेते हैं तो उसके दो या अधिक अणु जुड़कर एक अणु बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड में हम CH3COOH को जब जल में डालते हैं, इसके दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। इसके दो अणु जुड़ के CH3COOH यह बना लेते हैं। मतलब यह दो अणु है, या दो अणु है, और जुड़ के क्या करेंगे, इसका एक अणु बना लेंगे। डाइमर कैसे जुड़ते हैं, यह हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। जैसे CH3COOH के दो अणु के बीच हाइड्रोजन बंध होगा, देखेंगे CO एक अणु यह हो गया H, और दूसरा अणु यह ले रहे हैं हम, देखेंगे CH3COOH। यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, तो दो अणु मिलके एक अणु बना लेते हैं। ऐसे पदार्थों के लिए क्या होता है, विलयन का अणुसंख्य गुण, मतलब अणुओं की संख्या देखेंगे या तो बढ़ जाएगी या तो क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ऐसे पदार्थों के गुणों की व्याख्या करने के लिए वान हाफ ने एक वान हाफ गुणांक दिया। तो वान हाफ गुणांक क्या कहा उन्होंने, वान हाफ गुणांक किसी विलेय पदार्थ के वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को ही हम वन हाफ गुणांक कहते हैं। मतलब यदि वियोजित नहीं होगा तो उसके लिए वन हाफ गुणांक आई का मान क्या होगा, कोई पता। जैसे देखे ग्लूकोज हम बताए थे आपको, ग्लूकोज, यूरिया, चीनी, जिनको हम विलय करते हैं तो एक ही अणु में रहते हैं, तो उनके लिए वन हाफ गुणांक का मान एक होता है। कुछ पदार्थ जैसे मान लीजिए NaCl है, NaCl को देखेंगे आप, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इधर एक अणु है। अब वियोजन के पश्चात कितने आयन बना, दो। आई बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। आई बराबर जाएगा ना वियोजन के पश्चात अणुओं या आयनों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं या आयनों की संख्या। इसी तरह से यदि हम K2SO4 लें, K2SO4 देखेंगे, इसका एक अणु वियोजित होगा तो कितना बनेगा, 2K प्लस प्लस SO4 पे 2 माइनस, इसका एक अणु यह है। यहाँ पे देखेंगे कितने आयन है, तो 2 और 1 3 आयन है। इसके लिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 3/1। इसी तरह से किसी के लिए भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम K4FeCl6 लें, K4FeCl6 यदि लेते हैं, इसका एक अणु वियोजित होगा, देखेंगे 4K प्लस प्लस FeCl6 का होल 4 माइनस, एक अणु देखेंगे कितने में वियोजित हो रहा है, 4 और 1 5, कुल 5 में। इसके लिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 5/1। यह हो गया। जो पदार्थ विलयन में मतलब जो पदार्थ विलयन में वियोजित होंगे, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होंगे, जैसे मान लीजिए कि एसिटिक एसिड है 2CH3COOH, इसके दो अणु संगुणित होके एक डाइमर बनाता है, एक अणु बनाएगा
CH3COO का होल ट्वाइस थे, यह 2 है और ये 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा I का मान 1 वियोजन के पश्चात 1 बटे वियोजन से पूर्व 1/2। ऐसे ही बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसका फार्मूला होता है C6H5COOH। इसके भी दो और क्या होते हैं, आपस में डाइमर बना लेते हैं, C6H5COOH का होल ट्वाइस। इसका भी इधर वियोजन के पश्चात या संगुणन के पश्चात 1 अणु और संगुणन से पहले कितने अणु है, 2 अणु। इसके लिए I बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो देखेंगे वानठाप गुणांक जो है I का मान 3 तरह से होगा। जो पदार्थ विलयन में संगुणित या वियोजित नहीं होंगे उसके लिए I का मान 1 होगा। जो पदार्थ विलयन में वियोजित होंगे मतलब 2 या अधिक आयन होंगे उनके लिए I का मान 1 से अधिक होगा। जो पदार्थ विलयन में संगुणित होंगे उनके लिए I का मान क्या होगा 1 से कम हो गया। तो यह आपका हो गया I का मान। उसके पश्चात अब हम आएंगे यहाँ पे, तो वानठाप गुणांक आप समझ लिया। वानठाप गुणांक की परिभाषा क्या हो गई, विलयन का मतलब वियोजन से पश्चात अणुओं या मोलों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व अणुओं या मोलों की कुल संख्या के अनुपात को वानठाप गुणांक कहते हैं। अब आपको अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है, विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म। जो अणुसंख्य गुणधर्म के पहले समीकरण थे, तो ऐसे अब उन पदार्थों के लिए पढ़ना है जो पदार्थ विलयन में विलय करने पर वे क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या संगुणित हो जाते हैं। तो उनके लिए अणुसंख्य गुणधर्म जो होगा, पहले का जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है, जैसे वाष्प दाब का अवनमन, आपका क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, और परासरण दाब, उनके अणुसंख्य गुणधर्म में हम I का गुणा कर देते हैं वानठाप गुणांक का, P0 माइनस PS/P0 इक्वल टू I इंटू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्वथनांक का उन्नयन क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर I KB इंटू M पढ़े हैं, तो I का गुणा हो जाएगा I KB इंटू M। अब हिमांक का नंबर पढ़े हैं, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M हो जाएगा I KF इंटू M। परासरण दाब पढ़े हैं, PV इक्वल टू NRT पढ़े हैं, I का गुणा हो जाएगा INRT। या ले सकते हैं आप PV इक्वल टू IN के जगह पर W/MRT, या ले सकते हैं आप P इक्वल टू ICRT, C सांद्रता, ये सब चीजें आपको बताई गई है। तो अणुसंख्य गुणधर्म में हम वानठाप गुणांक I का यदि प्रवेश करा दें, ये सब समीकरण प्राप्त होती हैं। तो यह उन पदार्थों के विलयनों के लिए गणना के लिए किया जाएगा जिन पदार्थों के विलयन क्या होते हैं, विलयन में वियोजित होते हैं या संगुणित होते हैं। आया समझ में? ये हो जाएगा आपका अणुसंख्य गुणधर्म। अब हमको यहाँ पे जानना है, कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न जानना है। जैसे मान लिया कि सबसे पहले हम परासरण दाब का ले रहे हैं, सबसे पहले क्या ले रहे हैं, परासरण दाब। मान लीजिए प्रश्न दिया हो सर्वाधिक, प्रश्न हो यह सर्वाधिक परासरण दाब होगा, दाब है, दिया हो 1 mNaCl, 1 m NH2CO NH2, तीसरा 1 m C6H12O6, चौथा 1 m K2SO4। देखेंगे सबकी सांद्रताएं समान है, सबकी सांद्रताएं क्या है, समान है। तो इसमें परासरण दाब उसका अधिक होगा जिसके लिए I का मान सर्वाधिक होगा। NaCl देखेंगे 2 आयनों में टूटता है, Na प्लस Cl माइनस, इसके लिए I का मान क्या होगा 2/1, 2। इसके या नहीं वियोजित होता है या संगुणित होता है, इसके लिए I का मान क्या होगा 1। यह भी वियोजित या संगुणित नहीं होता, इसके लिए I का मान क्या होगा 1। यह देखेंगे K2SO4 जब वियोजित होगा तो K2SO4 2K प्लस SO4 2 माइनस, मतलब 2 1 3 आयनों में वियोजित होगा K2SO4। देखेंगे 2K प्लस SO4 के 2 माइनस, 3 आयनों में वियोजित होगा, इसके लिए I का मान क्या होगा 3/1।
यानी कि P बराबर आप पढ़े हैं ICRT से देखेंगे तो C मान दिया, ये R और T सबके लिए समान होगा ही, तो P का मान पराशर दाब का मान सर्वाधिक उसके लिए अधिक होगा जिसके लिए I का मान सर्वाधिक होगा, तो K2SO4 के लिए होगा। इसी तरह से मानिए यदि पूछे क्वथनांक का उन्नयन सर्वाधिक होगा, क्वथनांक का उन्नयन सर्वाधिक होगा, मानिए अलग अलग दे दे, जैसे यही दे दे 0.1 m यूरिया, 0.1 m यूरिया दे दे, 0.1 m KNO3 दे दे, 0.1 m NH4 थ्राइस PO4 दे दे, 0.1 m NaCl है। सर्वाधिक उसके लिए होगा जिसके लिए देखेंगे सबका इसमें सांद्रता क्या है, सबकी समान है 0.1 m है, तो सर्वाधिक उसके लिए होगा जिसके लिए I का मान सर्वाधिक होगा। तो I का मान इसके लिए देखेंगे यूरिया 1 होगा, इसके लिए I का मान क्या होगा, KNO3 2 आयनों में आयनित होगा, K प्लस NO3 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, या 4 आयनों में, 3 यह देखेंगे अमोनिया और 1 यह 4 आयनों में आयनित होगा, इसके लिए I का मान 4 होगा, इसलिए I का मान क्या होगा 2 होगा। तो सर्वाधिक क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा 0.1 m NH4 थ्राइस PO4 के लिए होगा। तो इस तरह से देखेंगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें, और भी आप आंकिक प्रश्न इसमें करने का प्रयास करेंगे, जैसे इसमें हिमांक का अवनमन है और सब चीज़ें बहुविकल्पी प्रश्न किताब से करेंगे, जो नहीं आएगा समझ में पूछेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।